जनरल मीटिंग जो है उसका नेक्स्ट सेक्शन कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने अब तक जो सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं, एक बार फटाफट से रिकैप करा देती हूँ। सेक्शन 96, सेक्शन 101 किसका था? नोटिस। 102 बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, 103 कोरम, 104 चेयरमैन, 105 प्रॉक्सी, 106 रेस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट्स, 107 शो ऑफ हैंड एंड 109 हमने पोल पढ़ लिया था। नेक्स्ट सेक्शन जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सेक्शन 110, सेक्शन 110 दैट इज पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट। अब ये पोस्टल बैलेट क्या होता है? बैलेट पेपर तो हमें पता होता है कि एक बैलेट पेपर है जिसमें आपको वोट असेंड डिसेंड करना है, लेकिन इसके साथ एक वर्ड ऐड हो गया है दैट इज व्हाट? पोस्टल बैलेट। हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें बैलेट पेपर मिलता है, हम इलेक्शन बूथ पे जाते हैं, वहाँ पे वोटिंग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर वो ही बैलेट पेपर आपको घर बैठे मिलने लग जाए और वहाँ पे घर बैठे ही आप उसमें असेंड डिसेंड दे रहे हैं, तो वो कैसे मिला? आपको बाय पोस्ट मिला या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन से आपको मिल सकता है, तो वही बैलेट पेपर अभी क्या बन जाएगा? पोस्टल बैलेट बन जाएगा। गॉट इट? तो पोस्टल बैलेट इज व्हाट कि कंपनी मेंबर्स को उनके घर बैठे ही वोटिंग पार्टिसिपेशन का तरीका दे रही है। मतलब उनको मेल कर दिया या उनके घर पे पोस्ट से भेज दिया और उनको बोल दिया भैया रिवर्ट कर देना, तुम 30 डेज़ का टाइम उनको मिलता है, 30 दिन में वो रिवर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा बैलेट पेपर क्या होता है? पोस्टल बैलेट होता है। इज दिस ओके? देखिए कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 110 है, 110 उसने 10 ट्रांजैक्शंस मैंडेटरी किए हुए हैं, उनको पोस्टल बैलेट से ही पास करना पड़ेगा। किसे? पोस्टल बैलेट से ही पास करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉनिकली या फिर बाय पोस्ट भेजा गया है। मतलब ई वोटिंग अगर आप कराते हैं 108 में तो वो भी वैलिड है, या फिर बाय पोस्ट आप भेजते हैं तो भी वैलिड है, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। तो 10 ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको कंपल्सरीली मैंडेटरली किससे कराना पड़ेगा? पोस्टल बैलेट से कराना पड़ेगा। गॉट इट? अच्छा, ये जो सेक्शन 110 की हम बात कर रहे हैं, ये सेक्शन 1% कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है, और साथ ही में ऐसी कंपनी जिनमें 200 तक मेंबर्स हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो एक बार हम ये लिख लेते हैं किन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। नॉट एप्लीकेबल ऑन, एक तो ओपीसी एंड ऐसी कंपनी जिसमें 200 तक मेंबर्स हैं, 200 मेंबर्स, इन पे एप्लीकेबल नहीं होता। बाकी सारी कंपनीज को पोस्टल बैलेट से 10 ट्रांजेक्शन कंपल्सरीली कराने पड़ेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी एक ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो पोस्टल बैलेट से ही होगा। अब इसके अलावा भी अगर कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं ना तो वो भी पोस्टल बैलेट से कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं ना, 4 बताए थे मैंने ऑर्डिनरी बिजनेस, 4 ऑर्डिनरी बिजनेस को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा रेस्ट ऑफ द सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपको किससे करने पड़ेंगे? पोस्टल बैलेट से करने पड़ेंगे, है ना? ठीक है, आई मीन जो है आप कर सकते हो। आप ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ दीजिए, ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं आप कर सकते हो पोस्टल बैलेट के थ्रू। चलिए अब देखते हैं कौन से 10 ट्रांजेक्शन हैं जो आपको कंपल्सरीली पोस्टल बैलेट से ही करने पड़ेंगे। तो देखते हैं। अच्छा, मैं याद करने का सिंपल तरीका बता देती हूँ आपको। देखो, इसमें 3 टाइप के जो है ट्रांजेक्शन्स कवर किए गए हैं। एक ट्रांजेक्शन है शेयर कैपिटल से रिलेटेड, एक ट्रांजेक्शन है मेमोरेंडम से रिलेटेड, और एक ट्रांजेक्शन है डायरेक्टर से रिलेटेड। 3 टाइप के ट्रांजेक्शन कवर करता है ना। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं अपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स। तो मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज अगर ऑल्टर कर रहे हैं, या ऑफर डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर कर रहे हैं, आर्टिकल्स ऑल्टर कर रहे हैं, या रजिस्टर्ड ऑफिस का प्लेस चेंज कर रहे हैं वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये 4 तो हो गए एमओए एओए वाले। 4 वापस बोल रही हूँ, कौन कौन से सुन लेना। देखो, एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज एमओए में ही होता है, मेमोरेंडम में वन स्टेट टू अनदर स्टेट। या फिर क्या कर रहे हैं? आर्टिकल्स ऑल्टर कर रहे हैं, या जो ऑफर डॉक्यूमेंट इशू किया था उसमें आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में डाला था वो ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। ये 4 ट्रांजेक्शन तो मेमोरेंडम और इनसे रिलेटेड हो गए। अच्छा, 3 ट्रांजेक्शन शेयर कैपिटल के हैं। शेयर कैपिटल के कौन कौन से? बायबैक। आप जब भी बायबैक करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास करना है। डीवीआरस के इशूएंस के लिए भी क्या करना पड़ता है? पोस्टल बैलेट करना पड़ता है। सेक्शन 43 में पढ़ा हुआ भी है कि डीवीआरस जो है वो पोस्टल बैलेट से ही इशू किए जाते हैं।
और साथ ही में वेरिएशन इन राइट्स सेक्शन 48 वेरिएशन इन राइट्स, उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्टल बैलेट करना पड़ेगा। तो 3 ट्रांजेक्शन किसके हो गए, शेयर कैपिटल से रिलेटेड हो गए। बाकी 3 ट्रांजेक्शन 4 आर्टिकल्स मेमोरेंडम के, 3 शेयर कैपिटल के, बाकी के 3 ट्रांजेक्शन किससे, डायरेक्टर्स से रिलेटेड हैं, डायरेक्टर्स से रिलेटेड। तो कौन कौन से 3 ट्रांजेक्शन हैं जो डायरेक्टर्स से रिलेटेड हैं, देखो नंबर 1 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, SSD सेक्शन 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ठीक है। नंबर टू अगर आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, अंडरटेकिंग होली और सब्सटेंशियली होली सेक्शन 180 कवर करता है। और साथ ही में इन्वेस्टमेंट लोन्स वगैरह अगर आप करें 186 के अंदर, तो वो इसमें कवर किया जा रहा है। तो इस तरह के टोटल 10 ट्रांजेक्शन हमारे हो गए। मैं एक बार लैंग्वेज पढ़ देती हूँ उस पूरे एंटायर प्रोविजन की। सेक्शन 110 पोस्टल बैलेट एप्लीकेबल होता है, लेकिन पोस्टल बैलेट होता क्या है वो सेक्शन 2 क्लॉज 65 ने डिफाइन किया हुआ है। तो क्या प्रेस्क्राइब किया गया है यहाँ पे, देखो पोस्टल बैलेट मीन्स वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। देखो क्लियरली लिखा है बाय पोस्ट या थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड भी हो सकता है, इट इज़ नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड कि आप बाय पोस्ट ही भेजोगे, आप इलेक्ट्रॉनिकली 108 के अंदर भी काम कर रहे हो, वो भी एब्सोल्युटली अलाउड माना जाएगा। ओके देन अब क्या क्या है, रूल्स प्रोवाइड दैट फॉलोइंग आइटम्स ऑफ बिजनेस शैल लिखा हुआ है, तो इसका कंपल्सरी मैंडेटरी है। तो ये 10 ट्रांजेक्शन तो कंपल्सरी पोस्टल बैलेट से करना है, इसके अलावा करना चाहो तो कर सकते हो, बस ऑर्डिनरी बिजनेस मत करना, ठीक है, क्योंकि वो किस में होते हैं, AGM में होते हैं। शैल बी ट्रांजेक्टेड ओनली बाय मीन्स ऑफ वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन, नंबर 1 ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ MOA, आर्टिकल्स ऑल्टरेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑल्टरेशन, ठीक है, ये तीनों किसके हैं, किससे रिलेटेड है, MOA AOA है ना। अच्छा, इशू ऑफ DVRs ये शेयर कैपिटल का, बायबैक ये भी शेयर कैपिटल का, ठीक है ना। और इसके नीचे देख सकते हैं हम लोग ये वेरिएशन इन राइट, ये भी शेयर कैपिटल का। तो ये हो गया शेयर कैपिटल वाला और वेरिएशन भी शेयर कैपिटल। ये 3 जो टॉपिक्स हैं वो तो शेयर कैपिटल के कवर्ड हैं। देन ये पहला वाला था जो हमारे MOA AOA से रिलेटेड है, MOA AOA रजिस्टर्ड ऑफिस MOA में लिखा होता है। इलेक्शन ऑफ SSD डायरेक्टर से रिलेटेड है, तो डायरेक्टर और ये जो सेल और ये होल सब्सटेंशियली 180 सेक्शन का कवर होता है, ये भी डायरेक्टर्स में ही कवर होता है। और लोन एंड इन्वेस्टमेंट ये भी डायरेक्टर्स में ही कवर किया जाता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा चेंज कर रहे हो, जो भी आपने प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट इशू किया था ना, तो ऑफर डॉक्यूमेंट में जो ऑब्जेक्ट लिखा था उसके अलावा किसी, जैसे मान लो आज मैंने कोई ऑफर डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट लिखा कि मैं आपके पैसे को इस पर्पस में यूज़ करना चाहती हूँ, और मैं उस पैसे को उस पर्पस में यूज़ करने की जगह पे कहीं और यूज़ करना चाह रही हूँ अब क्योंकि मुझे लग रहा है वो पर्पस अब सही नहीं लग रहा, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं। तो ऐसे में मैं बिना आपसे पूछे हुए डेफिनेटली उस पैसे को कहीं और यूज़ नहीं कर सकती। तो फॉर दैट सेक हम क्या करते हैं, रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, पोस्टल बैलेट से पास होगा। तो ये भी ऑब्जेक्ट ऑल्टरेशन वाला है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारे टोटल 10 ट्रांजेक्शन होते हैं जो पोस्टल बैलेट से करना मैंडेटरी होगा। गॉट इट। चलिए अब हम इसकी ना प्रोसेस समझ लेते हैं कि इसका पूरा एंटायर प्रोसेस क्या रहेगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी या तो इन 10 में से किसी मैटर में फॉल कर रही है या चाह रही है कि कोई और मैटर भी पोस्टल बैलेट से पास कर लें। तो 2 केसेस हैं वेयर कंपनी इज रिक्वायर्ड, नंबर 1 कंपनी इज रिक्वायर्ड या फिर डिसाइड्स to pass any resolution by way of postal ballot except ordinary business, ऑर्डिनरी बिजनेस जो है हमारे सेक्शन 102 में जो हमने पढ़े थे उन चारों को छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी बिजनेस पोस्टल बैलेट से आप पास कर सकते हो। गॉट इट। अच्छा, अब कंपनी ने डिसाइड कर लिया या कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई है कि पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास करना है, तो कंपनी सारे मेंबर्स को नोटिस भेजेगी। नोटिस में पूरा एजेंडा जाएगा, रेजोल्यूशन पास कैसे करना है, क्या करना है, असेंड डिसेंड, वो सब कुछ फॉर्मेट जाएगा। साथ ही में ये नोटिस आपको एडवर्टाइज करना है 2 न्यूज़पेपर में, एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज, जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है।
से मान लीजिए जयपुर में सिचुएटेड है तो जयपुर में यहाँ लोकल लैंग्वेज हिंदी चलती है तो हिंदी न्यूज़पेपर में। मान लीजिए महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, मुंबई में सिचुएटेड है, वहाँ लोकल लैंग्वेज मराठी चलती है तो मराठी का न्यूज़पेपर में डाल देंगे। तो एक तो इंग्लिश में और एक मराठी में, ठीक है। तो इस तरह से जो भी लोकल लैंग्वेज है उसके न्यूज़पेपर में भी आपको डालना पड़ेगा। और साथ ही में वेबसाइट पे अपलोड कर देना। 3 काम कर लेना, मेंबर्स को भेज देना, साथ ही में क्या कर देना, एडवर्टाइज कर देना, और थर्डली उसको वेबसाइट पे अपलोड कर देना। तो ये 3 काम कर लिया हमने। एक तो नोटिस दे दिया जिसमें ड्राफ्ट रेजोल्यूशन वगैरह सब कुछ दे देना, रीजंस क्यों पास करना है। सेकेंडली हमने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, और थर्डली हमने क्या कर लिया, इसको वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया। अब मेंबर्स को हमने बोल दिया कि भैया तुम्हारा असेंट डिसेंट जो भी है वो रिवर्ट हमें कर देना। वो रिवर्ट कितने पीरियड में करेंगे, 30 डेज़ के अंदर अंदर हमें कम्युनिकेट कर देंगे। कितने दिनों में, 30 डेज़ में हमें कम्युनिकेट कर देंगे। अच्छा, इसमें मोड्स ऑफ सेंडिंग भी दे रखा है कि नोटिस कैसे भेजोगे। आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हो, आप स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या कुरियर सर्विस से भी भेज सकते हो। ये सारे मोड्स हैं, तो जनरल है, इसमें तो कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला है नहीं। अच्छा, अब जो ये पर्सन है ये 30 डेज़ के अंदर अंदर ही रिवर्ट करेगा। अगर 30 दिन बाद कोई आंसर मिलता है तो हम उसको मानेंगे एज एफ आंसर मिला ही नहीं। तो कंपल्सरली है विद इन 30 डेज रिसीव हो। तो अगर इफ रिसीव्ड आफ्टर 30 डेज देन डीम्ड टू बी नॉट रिसीव्ड। मतलब 30 दिन के बाद कोई वैल्यू नहीं है, फिर उसके बाद तो हम इसको ये मान लेंगे कि रिसीव हुआ ही नहीं है, ऐसे ही अज्यूम कर लेना। तो 30 दिन तक ही हम वेट करते हैं, 30 दिन बाद हम वेट नहीं करेंगे। अच्छा, कंपनी जो है इस पूरे एंटायर प्रोसेस के लिए एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करके रखती है, और वो स्क्रूटनाइजर कौन था, इंडिपेंडेंट पर्सन था। अब वो स्क्रूटनाइजर स्क्रूटनी करेगा। अब सारे बैलेट पेपर्स आ गए सारे मेंबर्स से, अब वो एक एक बैलेट पेपर चेक करेगा कि कितने मेंबर्स ने हाँ बोला है, कितने ने ना बोला है, अपनी रिपोर्ट बना करके कंपनी को सबमिट करेगा। और ये रिपोर्ट वो कितने दिनों में दे देगा, 7 डेज के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट कर देगा। तो क्या किया, ये कम्युनिकेशन असेंट डिसेंट मिल गई है रेजोल्यूशन की, और फिर उसके बाद स्क्रूटनाइजर जो है वो अपनी 7 डेज के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट कर देगा। गॉट इट। अच्छा, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास है ना, बैलेट पेपर्स वगैरह, वो भी कंपनी को हैंड ओवर कर देगा। तो स्क्रूटनाइजर शैल रिटर्न द बैलेट पेपर्स एंड अदर पेपर्स रिलेटेड या रजिस्टर्स टू द कंपनी, और कंपनी उसको सेफली अपने पास सिक्योर रखेगी। फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो रेजोल्यूशन शैल बी डीम टू बी पास ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है वही रेजोल्यूशन पासिंग का डेट माना जाएगा। अच्छा सुनो वापस ध्यान से, देखिए ये जो पोस्टल बैलेट है ये सेम वैसा ही है जैसे रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन था। बोर्ड मीटिंग में भी हमने ऐसा प्रोसेस पढ़ा था जिसमें हम डायरेक्टर्स को सर्कुलेट कर रहे थे, वहाँ पे नामकरण अलग है, 175 फॉल कर रहा था। यहाँ मेंबर्स को आप सर्कुलेट कर रहे हो और इसका नाम क्या दे दिया गया, पोस्टल बैलेट दे दिया गया। अच्छा, वहाँ पे 7 डेज़ का टाइम था, यहाँ पे 30 डेज़ का पीरियड है। एक बार प्रोसेस वापस सुन लेते हैं। कंपनी अगर बाउंड है या विलिंग है कि हम पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास करेंगे तो एक तो नोटिस भेजेगी, है ना, एडवर्टाइज करेगी और वेबसाइट पे अपलोड करेगी। ठीक है, मेंबर्स को नोटिस के साथ साथ रेजोल्यूशन वगैरह पूरी एंटायर डिटेल्स जाएगा। मेंबर्स उसको रिवर्ट करेंगे। रिवर्ट कितने दिनों में करेंगे, 30 डेज़ में। और अगर 30 डेज़ में कोई रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ तो इट विल बी अज्यूम्ड एज इफ कि उन्होंने वोटिंग पार्टिसिपेशन किया ही नहीं था। स्क्रूटनाइजर उनके इस रिस्पॉन्स के बेसिस पे अपनी स्क्रूटनी रिपोर्ट बनाएंगे और वो रिपोर्ट बना करके 7 डेज़ के अंदर अंदर, हाउ मेनी डेज, 7 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी को सबमिट कर देंगे। और जो कंपनी है ना वो कंपनी को बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे देगा और कंपनी फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था वही डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन माना जाएगा। प्रोसेस क्लियर है। अच्छा, एक है ना इंपॉर्टेंट डिफरेंस, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन जो बोर्ड मीटिंग में हमने पढ़ा था उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि इसके मिनट्स नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के साथ बनाए जाते हैं, बताया था, मतलब इसके सेपरेट मिनट्स नहीं बनते थे। लेकिन पोस्टल बैलेट के सेपरेट मिनट्स बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिछले साल जनरल मीटिंग हुई थी, 10th जनरल मीटिंग, अब 11th तो अगले साल होएगी, तो थोड़ी ना हम एक साल तक इसके मिनट्स नहीं बनाएंगे, नो इट्स नॉट लाइक दैट। तो पोस्टल बैलेट के सेपरेट मिनट्स बनते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल मीटिंग के मिनट्स बनते हैं वैसे ही पोस्टल बैलेट का प्रॉपर्ली कि हमने इस डेट पे बैलेट पेपर सर्कुलेट किया था, जिसका कंसेंट हमें इस डेट को रिसीव हो गया था, इसमें स्क्रूटाइजर अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और उसमें ये डिक्लेयर किया गया था। तो इसका सेपरेटली आपको मिनट्स बनाना है, इसको किसी मिनट्स के साथ मर्ज नहीं किया जाता है। गॉट इट। चलिए इसमें 1-2 पॉइंट्स और हैं वो देख लेते हैं।
देखो क्या बोल रहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल अपॉइंट वन स्क्रूटनाइजर, वन ही है, एक से ज़्यादा नहीं हो, वन स्क्रूटनाइजर हु इज़ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, इंडिपेंडेंट पर्सन ही अपॉइंट करेंगे, ऑब्वियसली कंपनी के एम्प्लॉय को अपॉइंट कर दोगे तो लफड़ाई हो जाएगा, है ना। एंड हु इज इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड कैन कंडक्ट द पोस्टल ballot voting process in a fair and transparent manner. Then scrutinizer shall be willing to be appointed and be available. अब किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं अपॉइंट कर सकते ना, इम्प्लाइड सी बात है, उसने विलिंगनेस शो की है, अपना कंसेंट दिया होना चाहिए, तभी हम उस पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं. The assent or dissent received after 30 days from the date of issue of notice shall be treated as if reply from members has not been received. In case one person company and other companies having members up to 200 are not required to transact any business through postal ballot. तो क्लियरली उन्होंने बोल दिया जिनके 200 तक मेंबर्स हैं उनको ये प्रोसेस फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये हमारा सेक्शन 110 यहीं पे ख़त्म होता है. आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा सेक्शन 110 इन रिगार्ड ऑफ पोस्टल बैलेट. कोई शक है किसी को यहाँ तक? चलिए अब है ना सेक्शन 111 हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करें सेक्शन 112 एंड सेक्शन 113 की. अच्छा, इन दोनों सेक्शंस को करने से पहले मैं आपको एक नोट बता देती हूँ. अच्छा सुनो, हम लोगों ने बात की थी वंस अपॉन अ टाइम कोरम की. कोरम, अच्छा कोरम में मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि कोरम जो फॉर्म करते हैं वो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट करते हैं ना, मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट. मैंने आपको बताया था कि प्रॉक्सीज आर नॉट अलाउड टू बी काउंटेड इन द कोरम. will not be counted in quorum. लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स जो अभी हम सेक्शन 112 एंड 113 में पढ़ेंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको मेंबर ही माना जाता है, और क्योंकि मेंबर ही माना जाता है इसलिए वो कोरम में काउंट किए जाएंगे. तो रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 112 एंड सेक्शन 113. जो 112 है वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात करता है. वेयर एज सेक्शन 113 जो है बॉडी कॉर्पोरेट के रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है. तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. अच्छा सुनो, जैसे बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई भी कंपनी है खुद से जा नहीं सकती, अपना कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव तो अपॉइंट करेगी. एग्जैक्टली ऐसे प्रेसिडेंट गवर्नर्स जो हैं, इंडिया का प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव जो स्टेट है, तो डेफिनेटली वो उस मीटिंग उस कंपनी की मीटिंग में अटेंड करने तो डेफिनेटली नहीं जाएंगे, बहुत सारा काम ऑलरेडी है उनके पास करने के लिए. तो वो लोग क्या अपॉइंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करते हैं. तो इन रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या माना जाता है, मेंबर्स ही माना जाता है. तो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट की तरह ही वो वहाँ पे अपीयर होते हैं. तो कोरम में भी काउंट किया जाएगा, और एज अ मेंबर उनको सारे राइट मिलते हैं, सारे के सारे राइट मिलते हैं. हमने इनको क्या मान लिया, डीम्ड मेंबर, एज अ मेंबर माना जाता है. तो एज अ मेंबर सारे राइट होते हैं. तो क्या क्या किया जाएगा, एक तो कोरम में काउंट होगा, काउंट इन कोरम. दूसरा, जैसे प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होता लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. सेकेंडली, शो ऑफ हैंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. कैन पार्टिसिपेट इन शो ऑफ हैंड, वेयर एज प्रॉक्सी तो नहीं कर सकता था लेकिन ये लोग कर सकते हैं. अच्छा, थर्डली,
पोल में तो दोनों ही हो सकते हैं। पोल में तो डेफिनेटली वो मेंबर भी प्रॉक्सी भी अलाउड था, वो तो इसलिए पोल लिखने की ज़रूरत नहीं है। पोस्टल बैलेट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पोस्टल बैलेट में प्रॉक्सीज नहीं होते हैं। अभी अभी जो हम सेक्शन 110 की बात कर रहे थे, तो पोस्टल बैलेट में प्रॉक्सीज कतई नहीं होते हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट हमने घर बैठे भेजा है तुम्हें यार, तुम वहाँ पे प्रॉक्सी अपॉइंट करोगे क्या, तो साइनिंग तो करना है तुम्हें। तो यहाँ पे उनको पोस्टल बैलेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो कैन पार्टिसिपेट इन पोस्टल बैलेट। और इवन यही नहीं, वो लोग प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव को मेंबर बना दिया तो जो सारे राइट एज अ मेंबर एक्सरसाइज किए जा सकते हैं वो सब के सब राइट ये लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो कैन अपॉइंट प्रॉक्सी एज वेल। प्रॉक्सी एज वेल, तो उनको प्रॉक्सी अपॉइंट करने को भी यहाँ पे राइट्स दिए गए हैं। तो जैसे एक मेंबर अपने सारे राइट एक्सरसाइज कर सकता है, वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव्स भी सारे के सारे राइट एक्सरसाइज कर सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, और वो एक से ज़्यादा कंपनीज के लिए रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो अलग अलग काउंट किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट सुन लीजिए, इफ अ पर्सन is representative of more than one body corporate या गवर्नर, प्रेसिडेंट। अब ये मत बोलना एक से ज़्यादा प्रेसिडेंट होते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि एक गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, तो एक से ज़्यादा लोगों के लिए वो रिप्रेजेंटेटिव है, तो shall be considered separately, shall be considered separately। अब इसका मतलब क्या है, इसको हमें एक एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। से मान लो कंपनी की एक जनरल मीटिंग थी ऑफ ए लिमिटेड, और ये कंपनी अप टू 1000 मेंबर्स वाली है, अप टू 1000 मेंबर्स। आपको पता है अप टू 1000 मेंबर्स के केस में, अप टू 1000 मेंबर्स के केस में जो कोरम रिक्वायर्ड है दैट इज व्हाट 5। लिस्टेड ये पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी में कोरम कितना होता है 5 होता है अप टू 1000 में, तो रिक्वायर्ड कोरम जो था वो था 5, रिक्वायर्ड कोरम दैट इज व्हाट 5। अब 5 का कोरम था। अब प्रेजेंट कौन कौन हुए मीटिंग में वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रेजेंट एट मीटिंग, प्रेजेंट एट मीटिंग, मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट थे, तो देखो मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट थे। एक तो था मिस्टर एक्स, ही वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 3 कंपनीज, 3 कंपनीज का वो रिप्रेजेंटेटिव था। एक तो थी कंपनी पी लिमिटेड, एक क्यू लिमिटेड और एक आर लिमिटेड, ठीक है ना। इन 3 कंपनीज, ये तीनों कंपनी चूंकि मेंबर कंपनी थी हमारी कंपनी ए लिमिटेड की, तो तीनों ने एक ही पर्सन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। तीनों सिस्टर कंसर्न्स होंगी तो एक ही को बना के, एक ही डायरेक्टर को बना के भेज दिया उन्होंने। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द 3 कंपनीज, ठीक है। और साथ ही में इस मीटिंग में एक मिस्टर वाई भी अपीयर हुआ और वो मेंबर था इन पर्सन, इन पर्सन वो अपीयर हुआ। और थर्डली एक मिस्टर जेड आया था, वो भी इन पर्सन आया था। तो माई क्वेश्चन इज दिस कि वेदर इन दिस केस कोरम इज प्रेजेंट और नॉट, तो क्या 5 का कोरम प्रेजेंट है कि नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो वैसे देखा जाए तो पर्सन तो 3 ही है, लेकिन ऐसे नहीं काउंट करना है। कैसे काउंट करना है हमें, ऐसे नहीं काउंट करेंगे 3 लोग आगे, नो। हम कैसे काउंट करेंगे, मैंने बोला इंडिविजुअली, एक से ज़्यादा अगर बॉडी कॉर्पोरेट्स या गवर्नर्स या प्रेसिडेंट का वो रिप्रेजेंटेटिव है तो सबको इंडिविजुअली काउंट किया जाएगा। तो पी लिमिटेड का रिप्रेजेंटेटिव है तो 1 2 3, 3 ये काउंट किए जाएंगे। फिर मिस्टर वाई 4 एंड मिस्टर जेड 5, 5 लोग प्रेजेंट माने जाएंगे। तो डेफिनेटली इस केस में कोरम प्रेजेंट है, तो कोरम इज प्रेजेंट,
कोरम इज प्रेजेंट इन दिस केस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेयर एज एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो सेम इसी केस में मिस्टर एक्स जो था वो रिप्रेजेंटेटिव था ऑफ 6 कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव था और कोई पर्सन उस मीटिंग में नहीं आया, तो क्या यहाँ पे कोरम फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? भाई 6 कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव है, 6 काउंट कर लेते हैं, तो क्या कोरम हुआ कि नहीं हुआ? तो इस केस में कोरम इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि किसी भी मीटिंग को वैलिडली कंडक्ट करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं, तो मिनिमम 2 persons required to form quorum। किसी भी कंपनी में कोरम को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए, वेरस इस केस में रिप्रेजेंटेटिव 6 कंपनी का होने के बावजूद भी वो अकेला ही पर्सन था, दैट्स वाई कोरम फॉर्म नहीं कर सकता अकेला खुद से। अगर एक जना और होता तो डेफिनेटली कोरम फॉर्म हो जाता। गॉट इट? अब हम इसकी लैंग्वेज पे जा सकते हैं, दोनों सेक्शंस की। सी वी कैन सी सेक्शन 112 बोलता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट इफ ही इज मेंबर ऑफ अ कंपनी ऑफ कोर्स, तो मे अपॉइंट सच पर्सन एज ए थिंग्स फिट। तो वो पर्सन क्या बन जाएगा जो रिप्रेजेंटेटिव है एट मीटिंग एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव एट द मीटिंग ऑफ द कंपनी, तो वो जो पर्सन जिसको अपॉइंट किया है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के कंपनी में प्रेजेंट होगा। द पर्सन सो अपॉइंटेड शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर, और मेंबर के सारे राइट्स उसको मिल जाएंगे। क्या क्या? सेम राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू वोट बाय प्रॉक्सी, मतलब प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट मिल गया उसको, पोस्टल बैलेट में पार्टिसिपेट करने वाले जो एज अ मेंबर राइट है वो सारे राइट मिल जाएंगे। एज द प्रेसिडेंट और गवर्नर कुड एक्सरसाइज एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, तो अगर प्रेसिडेंट खुद मीटिंग में जाता और फिर अपने राइट्स एक्सरसाइज करता, वैसे के वैसे सेम टू सेम राइट्स इसको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब सेम ऐसी लैंग्वेज 113 की भी दे रखी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कॉर्पोरेट्स, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट्स वगैरह हैं, कंपनीज हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कॉर्पोरेशंस एट द मीटिंग ऑफ द कंपनी, और या फिर क्रेडिटर्स की मीटिंग हो, क्लास मीटिंग हो, कोई सी भी हो। वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट इज अ मेंबर या फिर क्रेडिटर, अब क्रेडिटर है तो क्रेडिटर की मीटिंग अटेंड करेंगे, इंक्लूडिंग अ होल्डर्स ऑफ डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, एंड इट ऑथराइजेज एनी पर्सन एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव at any meeting of the company या any class of members of the company or any meeting of the creditors of such company, तो जो भी है क्लास मीटिंग है या जो भी whatever the cases they are, such representation shall be entitled to exercise same rights and powers including, अब same language आ गई, same rights and powers including right to vote by proxy and postal ballot ऑन बिहाफ ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट खुद तो जा नहीं सकती, तो जैसे खुद जा करके अपने राइट एक्सरसाइज कर पाती, एग्जैक्टली सेम राइट्स ये लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन हो गया 112 एंड 113। तो आज हमने 3 सेक्शंस कंप्लीट किए। सेक्शन 110 है हमारा पोस्टल बैलेट का, तो इट्स अ प्रोसेस जिसमें हमने घर बैठे बैलेट पेपर उनको भेज दिए। 10 ट्रांजेक्शन मत भूल जाना, 10 ट्रांजेक्शन कंपलसरीली पोस्टल बैलेट से ही पास होंगे, और उसमें भी कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है वो याद रखना, ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं है, कंपनीज जिनमें 200 तक मेंबर्स उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा हमने पढ़ा सेक्शन 112 एंड 113, तो 112 एंड 113 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो हमने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स के बारे में पढ़ा। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दे आर डीम्ड मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और सेम वही राइट एक्सरसाइज कर पाएंगे जैसा कि मेंबर खुद से कर पाता। इज दिस ओके? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना इनफ है। रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस के साथ हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।